स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त। और अब हम आज की जो बड़ी चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा है कि कर्नाटक में एक बार फिर से सुगबुगाहट है। दोनों को दिल्ली बुलाया गया। किनको? मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को। तो अब ये रिपोर्ट देखिए कि कर्नाटक में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। एक अंतहीन बहस है। पहले पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। कर्नाटक में लंबे समय से दरअसल नेतृत्व परिवर्तन या फिर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चल रही है। कांग्रेस आला कमान को ही फैसला लेना है। आला कमान आप समझते ही हैं, लेकिन कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी ये कहकर बहस को शांत कर देते हैं कि सीएम को लेकर अभी कोई चर्चा हुई ही नहीं है। आज मुख्यमंत्री सिद्धारमैया दिल्ली में कांग्रेस हाई कमान के साथ एक बेहद अहम बैठक कर रहे हैं। जाहिर है मुख्यमंत्री बदले जाने की अटकलें भी इसी के साथ तेज हो गई हैं। लेकिन कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर, उनका एक बयान है जो आला कमान को रास्ता दिखाता है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक निर्णय में लंबे समय से असमंजस की स्थिति का सीधा प्रभाव गवर्नेंस पर पड़ता है। दिल्ली के अनिर्णय से अगर राज्य की जनता को नुकसान हो रहा है तो परमेश्वर के बयान को एक ईमानदार बयान कहा जा सकता है। हालांकि उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री के लिए खुद को भी योग्य बताया है। उनका मानना है कि अगर वो गृहमंत्री के रूप में बेहतर काम कर रहे हैं और उन्होंने किया है तो मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। हालांकि एक दो लोगों ने और अपने को दावेदार के रूप में पेश किया है, लेकिन आला कमान के लिए वो सिक्का ढूंढने का काम है जो अगले चुनाव में चल सके, यानी जिनके चेहरे को लेकर चुनाव में जा सके। कांग्रेस हाईकमान के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बैठक कांग्रेस मुख्यालय में चल रही है। तो सभी की निगाहें इसी पर टिकी हैं कि क्या फैसला खरगे जी फिर से राज्यसभा खरगे जी को भेजने को लेकर होगा या शर्तों के मुताबिक डीके शिव कुमार को अब कुर्सी मिल जाएगी। अब सवाल यह है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी पीएम मोदी की विदाई को लेकर जब तक भविष्यवाणी करते रहते हैं, अभी भी कहा था 1 साल में गिर जाएगी, लेकिन कर्नाटक को लेकर 1 साल से फैसले नहीं ले पा रहे। तो बीजेपी ने कहा है कि सरकार अंगद के पैर की तरह स्थिर है, केंद्र सरकार, और 100 राहुल गांधी भी इसे हिला नहीं सकते। राहुल गांधी कहते हैं कि अगर कांग्रेस की पुरानी सरकारें दलितों पर ध्यान दी होती तो राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व ही नहीं होता। शायद कर्नाटक के लोग भी यही कहेंगे कि आला कमान वक्त पर फैसला लेता तो उनकी सरकार कभी जाती ही नहीं और गवर्नेंस भी अच्छा होता, जैसा परमेश्वर जी कह रहे थे। उन्हीं की बात सुनवाते हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि पार्टी द्वारा निर्णय में देरी से सरकार का सारा काम ठप पड़ा हुआ है। ಹಿಂದೇನೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಈ ರಾಜಕೀಯದ ಗೊಂದಲಗಳು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರೋನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು शीघ्रವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ। तो कांग्रेस के नेता और जो वहां के प्रभारी हैं वो रणदीप सुरजेवाला कई बार गए भी हैं वहां, उनका कहना है कि बैठक में दरअसल राज्यसभा चुनाव के बारे में रणनीति तय की जा रही है। राज्यसभा elections have been notified. Council elections will be happening thereafter. Party continues to have consultations. So please do not speculate. I quash all other speculation. अच्छा, ये विवाद काफी लंबा चलता रहा है। तो पहले का एक बयान याद होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कि आला कमान फैसला लेंगे। इस बार थोड़ा और साफ बोले कर्नाटक को लेकर राहुल गांधी ही निर्णय लेंगे। देखिए, इसमें मैं नहीं बोल सकता, वो ठीक अलग है। राहुल जी खुद बात करेंगे वो चीजों पे, लेकिन मैं अब इस वक्त यही कहूंगा कि जो पेट्रोल डीजल गैस के प्राइसेस बढ़े हैं उसके जिम्मेदार मोदी जी है। और आपको सुनवाते हैं, अब आपको सुनवाते हैं भाजपा नेता आर अशोक का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। Siddaramaiah wants retain the post. DK Shiv want to grab the CM post. I think in this issue, in this fighting, I think Siddaramaiah will win because all the MLAs and minister with Siddaramaiah, I think.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद, उन्होंने भी इस पूरे मामले में आगे की रणनीति को लेकर बयान दिया है। उनकी भी बात सुनिए। इतना ही पता है, हलाकमान ने वेणुगोपाल जी ने सिद्धरामैया जी को बुलाया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ बैठ के कर्नाटक में आगे आने वाले दिनों में क्या रणनीति बनना है। 2 साल के बाद चुनाव में जा रहा है। एसआईआर के तहत जो भी गफला हो रहा है वेस्ट बंगाल में भी हुआ है, उसके लिए क्या करना है, पक्ष पार्टी में और सरकार में क्या करना है, वो चर्चा करने के लिए बुलाया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कर्नाटक को लेकर के एक बार फिर से चर्चा गर्म है। हालांकि कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर कुछ कहने से बच रही है। कह रही है दरअसल राज्यसभा में किसको भेजना है, खड़गे जी को फिर से भेजें या किसी और को भेजें, इस पर बात होनी है। लेकिन जिस तरह से दोनों को बुलाया गया है, किनको, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को, तो उससे ये चर्चा एक बार फिर से गर्म है। और इस बीच में वहां पर कांग्रेस सरकार 3 साल पूरे भी कर रही है। 2 साल जब कांग्रेस की सरकार ने, सिद्धारमैया सरकार ने पूरा किया था, तब से ये चर्चा चले जा रही है। आज इसी पर बात करने के लिए कि क्या कुछ होगा फैसला, इसी पर बात करने के लिए ज्योति हमारी संवाददाता बेंगलुरु से जुड़ेंगी। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं और 2 विशेष मेहमान, ऋषभ तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, स्वागत ऋषभ जी आपका। और साथ में हमारे साथ पवन पटेल जी हैं जो कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत पवन जी, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं पहले सीधे ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जरा ज्योति के पास चलता हूं। ज्योति, एक बार फिर से ये चर्चा आखिर इस समय खुलने का मतलब, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि ये जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ये चर्चा चलती ही जा रही, अंतहीन सिलसिला है। हम लोग तो ना जाने इस पर कितनी बार प्रोग्राम कर चुके हैं यहाँ पर, तो इस समय ये चर्चा एक बार फिर से खुली, इसकी वजह क्या है? लाल जी, जैसे आपने कहा, जब से कांग्रेस सरकार सत्ता में आए हैं, यही चल रहा है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच एक कुर्सी की जो खींचतान है अभी भी जारी है। तो ये एक बार बहुत दिनों से ये चर्चा हो रही थी, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया जाएगा। फाइनली उनको बुलाया गया है। यहाँ पे एक गौर तरीके से हमें देखना चाहिए कि हमेशा वो दोनों एक ही फ्लाइट में जाते थे, लेकिन अब दूसरे फ्लाइट में गए। और यहाँ पे जो परमेश्वर जी की अगर हम स्टेटमेंट में देखें, इस डेवलपमेंट के बीच गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर जी की जो स्टेटमेंट है उस पे हमें गौर करना चाहिए। ना ही कोई विधायक की स्टेटमेंट नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो सरकार में जो संदेह है, जो कंफ्यूजन्स है, हमारे गवर्नेंस में उसका इफेक्ट हो सकता है। हालांकि जो विधायक है, कांग्रेस के विधायक के कोई ओपन स्टेटमेंट नहीं देते, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वो भी वही कहते हैं कि यहाँ पे जो संदेह है, ये जो कंफ्यूजन स्टेटमेंट है या जो वातावरण है, वो सरकार की गवर्नेंस में इफेक्ट हो रहा है। एंड उसके साथ साथ जो गारंटी है, सरकार की गारंटी जो है, वो कहते हैं कि गारंटी से हमारे सरकार तरक्की पा रहा है, लोगों की आमदनी बढ़ गई है। लेकिन वैसा सिचुएशन नहीं है। जैसे आप जानते हैं, अभी जो गृह लक्ष्मी और गृह ज्योति दोनों स्कीम जो है उसका परिष्करण भी करने जा रहे हैं सरकार। तो एक तरफ ये जो सरकार की कुर्सी की खींचतान और दूसरी तरफ जो गवर्नेंस है, जो ब्यूरोक्रेट्स है, वो विधायकों की बात नहीं सुन रहे हैं। सरकार जो जिस दिशा में जा रही है, सही दिशा में नहीं जा रहा है। और इसके बीच अभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बुलाया गया है। बहुत सारे विषयों को चर्चा हो रहा है। जैसे आपने कहा, वो रणदीप सिंह सुरजेवाला कहते हैं कि राज्यसभा अभ्यर्थी को चुनने में हम इन दोनों को बुलाए, लेकिन मामला वैसा नहीं है। दोनों के बीच जो नायकत्व की खींचतान चल रही है, उसको कुछ ना कुछ ब्रेक मिलेगा। वो उस विचार पे भी चर्चा होगा। मुझे लगता है आसानी से समझा जा सकता है कि राज्यसभा की सीट के लिए दोनों को दिल्ली बुलाना, ये कुछ बात पच नहीं रही, हजम नहीं हो रही है। विनोद जी, हजम हो रही है ये बात? क्योंकि इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने साफ तौर पर कहा है, पहले तो आला कमान बोला था एक बार कि आला कमान तय करेंगे, इस बार बोला राहुल गांधी तय करेंगे। और जिस तरह से ये बात आ रही है, अभी केरल का हमने देखा किस तरह से खींचतान चलने के बाद वी.डी. सतीशन को बनाया गया। क्या इस बार की मीटिंग में कुछ फॉर्मूला निकल सकता है, क्योंकि 3 साल कांग्रेस की सरकार वहां पूरे कर रही है? ये इस बात के लिए तो ये है लालजी, समझनी चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत बुजुर्ग नेता हैं और काफ़ी पुराने नेता हैं उस मामले में। तो वो पहले अपने राज्यसभा में लौटने की चिंता करें कि वहां सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसकी चिंता करें। आप ही जवाब दीजिए। तो पहला तो उनका मुद्दा अपना होगा कि हम अगली बार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब जो राज्यसभा के, लेकिन इसके लिए दोनों को यहाँ तलब करने की जरूरत थी। अब इसके बाद ये मैं अभी ज्योति जो बता रही थी, मैं उसी में कुछ समझने की कोशिश कर रहा था।
कोशिश ये कर रहा था कि कल ही कांग्रेस पार्टी का एक तरह से दलित मोर्चा और दलित के कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं उनको लेके एक बड़ी मीटिंग को राहुल गांधी ने एड्रेस किया था जी। मैंने देखा था, बहुत इंटरेस्टिंग मीटिंग थी वो। तो राहुल गांधी जी कह रहे थे कि अगर हमारे पुरानी सरकारें, कांग्रेस की पुरानी सरकारें, इंदिरा जी, राजीव जी, ये सब अगर दलितों को सही सही एड्रेस कर पाते, उनके लिए भला कर पाते बढ़िया, तो शायद इस रीजनल पार्टी जो स्टेट में उगाई है वो पार्टियां नहीं उगती। इस बयान ईमानदार बयान है, इसकी बहुत तारीफ होनी ऑनेस्ट चाहिए। बयान है कि राहुल गांधी सीधे सीधे उन लोगों को बताया कि भाई हमारे पार्टी के सरकारें थी, वो आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया। तो एक मौका मैं देख रहा था, ज्योति अभी जो बता रही थी जी परमेश्वर के लिए, डॉक्टर परमेश्वर के लिए जी, मुझे शायद, मैं अगर गलत नहीं हूं तो परमेश्वर भी दलित समाज से ही आते हैं। आप सही कह रहे हैं। और वो अपने को एक काबिल नेता मानते हैं। वो कहते हैं कि हमने करके दिखाया है एज ए होम मिनिस्टर, हमने अच्छा काम किया है, तो हमें ही मुख्यमंत्री बना दो। ये जो दो लोगों के बीच में जो आपको एक को चुनना है और इतने दिनों से पूरे कर्नाटक के जनता को आपने फंसा रखा है, तो राहुल गांधी एक मौका जो उनकी पार्टी के और उनके जो परिवार के लोगों ने नहीं दिखाया, एक दलित को मुख्यमंत्री बना दें। तो जी परमेश्वर के मुख्यमंत्री बनने से मुझे लगता है कि वहाँ साउथ इंडिया में एक बड़े समाज को लगेगा कि जो कांग्रेस की पार्टी के जो बड़े नेता ने गलती की, राहुल गांधी ने इसको सुधारा है। और मुझे लगता है कि ये मौका है कि जी परमेश्वर के नाम पे पार्टी को सोचना चाहिए। बिल्कुल। हालांकि देखिए ये बात कांग्रेस की है कि वो किनको मुख्यमंत्री बनाए हैं, लेकिन पवन पटेल जी, राजस्थान का उदाहरण ले लीजिए, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, वहाँ कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हालांकि अब वो वहाँ का वो चैप्टर ही खत्म हो गया। छत्तीसगढ़ का ले लीजिए, भूपेश बघेल, टीके सिंहदेव, हाँ, और अभी ये कर्नाटक का, इसके पहले केरल में कितना दिन जो मंथन हुआ, इससे गवर्नेंस पर असर पड़ता है। ये परमेश्वर जी अभी इस बात को स्वीकार कर रहे थे, पवन पटेल जी, ये सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, चिंता तो हमेशा होनी चाहिए। चिंता दोनों पहलू की चिंता होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट पे वहाँ पे आप बोल रहे हैं उसका फर्क पड़ा, तो गवर्नमेंट वहाँ जो गृह लक्ष्मी शक्ति योजना अच्छे ढंग से चल रही है, बेंगलुरु टनल योजना, मेट्रो विस्तार, गिग वर्कर के लिए पहली बार ऑनलाइन कंप्लेंट, तो सरकार अपना काम कर रही है। अब आप जो कांग्रेस पार्टी के लोग जो बोल रहे हैं वो मीटिंग अगर राज्यसभा के लिए कुछ अन्य मुद्दा पे चर्चा के लिए, तो उसको आप बात ही नहीं मान रहे। आप हर मुझे थोड़ा सा वो मैंने कहा हजम नहीं हो रहा कि दोनों को बुलाया गया है दिल्ली राज्यसभा की सीट के लिए। अच्छा, ऐसा मुझे कोई पिछली घटना याद दिला दीजिए जब राज्यसभा की सीट तय करने के लिए इस तरह से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बुलाया गया, मैं मान लूंगा। फिर सुन लीजिए, ऐसे ही आपने कई सारी चर्चाएं की होगी जब राजस्थान में कि दोनों अलग हो जाएंगे, दोनों बढ़िया 5 साल पूरा किए, सबसे अच्छी वहां के स्वास्थ्य गारंटी योजना चल रही। राजेश पायलट साहब और उनका लग रहा था कि बड़ा 36 का आंकड़ा चल रहा रोज वहां, तब भी अपन ऐसे ही डिबेट कर रहे थे कि बड़ा राजस्थान की सरकार फंसी है। तो देखिए, सरकारें काम करती, हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की आजादी, हम अपनी बातों को रख सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में तानाशाही चलती, उसका ज्वलंत उदाहरण अभी दे दीजिए। जादुई ढंग से, एक जादुई इतिहास में जो फेर बदल करते हो, 2 विधायक और 7 राज्यसभा सांसद, वो व्यक्ति जो वैलिडिटी 28 दिन को 30 दिन के लिए लड़ाई लड़ता था, उसके मुंह से आवाज बंद हो गई। पवन पटेल जी, पार्टी में होता है पवन पटेल जी, छोटा सा एक उदाहरण दे दें केरल का। केरल से रिपोर्ट आई कि कांग्रेस के अपने 2/3 विधायक जो हैं वो केसी वेणुगोपाल के पक्ष में हैं, लेकिन किस दबाव में वहां पर बनाना पड़ा, बताइए। इसको किस तरह का लोकतंत्र कहिएगा, बताइए। नहीं, दबाव में कहां से बनाना पड़ा? तो विधायकों की मानते तो फिर तो केसी वेणुगोपाल बनाना था। सब कोई चर्चा करते, चर्चा के बाद हाईकमान निर्णय लेता है। अगर सरकार बनी, बहुमत हमारी, तो हम कैसे बनाएंगे? हमारा है, हमारा लुक आफ्टर है कि हम कहां बनाएंगे, दिल्ली में बैठ के बनाएंगे, भोपाल में बैठ के बनाएंगे। अगर सब लोगों से चर्चा करके इसी को स्वीकार कीजिए, फिर ये वाला आरोप बीजेपी पे क्यों लगाते हैं? दो मिनट मेरा निवेदन। हाँ, बोलिए। और दूसरा, जो राहुल गांधी जी ने एक्सेप्ट किया कि हम जितना अच्छा कर सकते तो उतना अच्छा नहीं किए, इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा होना चाहिए। 56 इंच का सीना बोलने बस से नहीं हो जाता। 56 इंच का सीना, इसके लिए जिगरा दिखाना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। सब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती कि जो हम कह दिए हो गया, चलो कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी, ऋषभ तिवारी जी को मैं लेकर आता हूँ, उसको ना करने के अलावा सब दूसरे राउंड में फिर आपके पास आऊंगा। अभी ऋषभ तिवारी जी उन्होंने कहा कि देखिए भाई, हमारा ये मॉडल नहीं है जैसे भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री को तय कर देती है। हम तो अपने वहां पर पार्टी में इतना आंतरिक लोकतंत्र है कि लोग पता नहीं सालों तक लड़ते रहते हैं, फिर जाकर के एक नाम तय होता है, उसके बाद जो है वो सत्ता संभालते हैं। राजस्थान में हमने देखा कैसे लड़ाई होती रही, छत्तीसगढ़ में देखा, और मध्य प्रदेश में तो लड़ाई होते होते टूट ही गई कांग्रेस। बोलिए ऋषभ जी।
सर इनका सबसे पहले धन्यवाद मेरे पास प्रश्न लेके आने के लिए। जी। हम भले लेट में आए हैं सर आपके पैनल पे, लेकिन जनता हमें पहले लेकर आती है और इसलिए ये डिबेट मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण दे दूं। आपको लेट लाने का मतलब ये है कि आपकी जिम्मेदारी जनता के प्रति ज्यादा है, इसीलिए सारे सवालों को समेट कर आपके पास आते हैं। हाँ, दूसरी बात ये हम पार्टी की लोकतांत्रिक इनकी जो विचारधारा है वो मैं आपको बता रहा हूं सर। इनकी पार्टी इतनी लोकतांत्रिक है कि एक कोई बच्चा अगर आज जन्म लिया होगा तो 24 साल तक इनके यहाँ एक ही पार्टी का, एक ही परिवार का राष्ट्राध्यक्ष रहा। वो वोट देने के साथ साथ अब विधायक के लिए लड़ सकता होगा 25 साल होने पे। इतना बड़ा लोकतंत्र था इनका कि एक ही परिवार से एक ही राष्ट्राध्यक्ष रहा। तो इनकी लोकतांत्रिक विचारधारा में और आपको दर्शाता हूं, इतना बड़ा लोकतंत्र है कि भैया जहां से सीट छोड़े बहना वहां से लड़ने चले गई। इतना अच्छा लोकतंत्र है कि आपस की कुत्थी लड़ाई रोड पे निपटाते हैं और दिखाते हैं हम बहुत लोकतांत्रिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का अगर मैं एक एक नाम गिनाना शुरू करूं, 1980 से लेके 2026 तक एक भी परिवार का, सिंगल आदमी का पार्टी का राष्ट्राध्यक्ष रिपीट नहीं हुआ। यह हमारी अंत्योदय मूल मंत्र के साथ लोकतांत्रिक पार्टी की नींव को दर्शाता है। ये लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतांत्रिक पार्टी की बात करते हैं। इनको मैं थोड़ा याद दिला देता हूं, ये लड़ाई सर कोई मुख्यमंत्री की नहीं है, ये लड़ाई है अपने बेटुअन को कैसे सेट करे उसकी लड़ाई है। खड़गे जी चाह रहे हैं कि इस लड़ाई के बीच में मेरा बेटा खड़गे के बारे में आप बोल रहे हैं, प्रियंक खड़गे के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, ये चाह रहे हैं कि दोनों की लड़ाई में, देखिए बीच में नहीं बोला, मैं बहुत शांति से सबको सुना था, बहुत शांति से पवन जी भी सुन रहे हैं। ये जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी सोच रहे हैं कि इस दोनों की लड़ाई में भैया मेरा बेटा कैसे सेट हो जाए और मैं कैसे सत्ता सुख के माध्यम से कर्नाटक को लूट लूं। तो विचारधारा बस इतना मैं बता रहा हूं। एक राज्यसभा के लिए आप दिल्ली बुला रहे हैं मुख्यमंत्री को। वही तो मैंने कहा, मुझे भी ये बात हजम नहीं हो रही। सर मैं जवाब दे रहा हूं, पूरी देश की जनता राहुल गांधी नहीं है, वो समझदार है, वो समझती है कि क्या खेला हो रहा है। और मैं आपको एक बात और स्पष्ट कह रहा हूं सर, ये लोकतंत्र की बात करते हैं। हमारे यहाँ पीछे पंक्ति में बैठा एक विधायक को पता तक नहीं रहता कि वो मुख्यमंत्री बनने वाला है और उस बैठक को मुख्यमंत्री बन के निकल कर आ जाता है। गांधी परिवार यहाँ डिसाइड नहीं करता, टाइटल नहीं, टैलेंट देखा जाता है। दूसरे राउंड में आता हूं ज्योति के पास। ज्योति, ये बताइए कि दो लोगों के नामों की चर्चा तो हम लंबे समय से सुन रहे हैं। परमेश्वर जी ने अपना दावा ठोक दिया, अभी इन्होंने कहा ऋषभ जी ने कि ये मामला दरअसल प्रियंक खड़गे को लेकर भी है। क्या और भी कुछ नाम चल रहे हैं क्या? अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री में बदलाव होता है, मुख्यमंत्री वहां बदले जाते हैं तो? नहीं, अभी तक तो जैसे आपने कहा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच था, लेकिन बहुत दिनों से डॉक्टर जी परमेश्वर जी का नाम ही बहुत सुनने में आ रहा है। अगर आप मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को उनके स्थान से नीचे अगर वहां पे वो पद त्याग करते हैं तो डॉक्टर जी परमेश्वर से सुटेबल पर्सन, जो उनकी जो दलित जो लीडर्स है अभी जो एक्सपेल हुए हैं के.एन. राजन्ना, वो तो बहुत उम्मीदवारी से कह रहे हैं कि डॉक्टर जी परमेश्वर जी को ही मुख्यमंत्री बनाना है। और सतीश जारकीहोली ये सब है जो थर्ड फ्रंट, वो तो मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की ही समर्थक है। अगर आप इन दोनों को, डीके शिव कुमार के समर्थक जो है दो थोड़े कम है, लेकिन बहुत नाम सुनने में आ रहा है डॉक्टर जी परमेश्वर जी का। जैसे उन्होंने कहा कि शायद प्रियंक खड़गे की भी नाम होगा, लेकिन अभी तक तो ये कुर्सी का खींचतान है ना इन दोनों के बीच में बहुत चल रहा है। तो डीके सिद्धरामैया जी कह रहे हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे, डीके शिव कुमार जी कहेंगे हम नहीं छोड़ेंगे। तो इन दोनों के बीच विनोद जी क्या लगता है कोई तीसरा नाम तय हो सकता है? विनोद जी, लगता है आपको संभावना, जैसा अभी ज्योति बोल रही थी? तीसरे नाम से चर्चा, पहले अभी हमारे पवन पटेल जी थे, उनको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। कर दीजिए। कि अभी जो योजनाएं गिना रहे थे, गृह लक्ष्मी योजना, ये योजना सब में चल रहा है सर। कल का ही अखबार पढ़ लीजिए, गृह लक्ष्मी योजना के जिनको 3 महीने से नहीं मिला वो वहाँ कर्नाटक हाई कोर्ट पहुँच गए थे लोग, और हाई कोर्ट ने कहा है 5,000 करोड़ रुपया तुम्हारी स्कीम है और लोगों को तुम पैसा नहीं दे रहे हो, ये पहले 5,000 फंड इकट्ठा अलग करो। अब आप सोचिए, इस देश के साइबर सिटी के रूप में बेंगलुरु, आज कर्नाटक ही एक में, अगर कांग्रेस की जो 4-5 सरकारें हैं इस देश में, सबसे आप कह सकते हैं कि समृद्ध स्टेट कर्नाटक ही है। और अब जाहिर सी बात है, बात तो हम भी जितना जानते हैं हमसे ज्यादा पवन पटेल भी जानते होंगे, पार्टी को चलाने के लिए कर्नाटक सरकार चाहिए। बिल्कुल। तो कर्नाटक में पार्टी चलाने के लिए मजबूत दावेदार कौन है? सिद्धारमैया है या डीके शिव कुमार है? ये बात सब तो जानते हैं कौन जिता कर लाए थे। तो अब अगर ये बात है कि अगला इलेक्शन उनको जाना है तो सिद्धारमैया चेहरा नहीं हो सकते हैं, वो डीके शिव कुमार
ही हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन डीके शिव कुमार, अगर आप देश में नाम लीजिए कि 2-3 सबसे धनिक विधायक का, तो उसमें डीके शिव कुमार सबसे पहले आते हैं। अगर मुझे गलत मैं कह रहा हूँ तो पवन पटेल जी मुझे करेक्ट कर देंगे। तो ये तो उनकी पूंजी है। ठीक है। लेकिन सिद्धारमैया को खारिज करना राहुल गांधी के बस की बात नहीं जी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बस की बात नहीं है कि उसने जो वहां जिस बात को लेके वो जाति जाति करते रहे हैं राहुल गांधी, वो कास्ट कॉम्बिनेशन को जितना बढ़िया संभाला है सिद्धारमैया ने, ठीक है, तो सिद्धारमैया की अपनी पूंजी है इस कास्ट सेंसस में लाके उसने कांग्रेस को बता दिया है कि भैया ये तुम गद्दी से हमारे हटाने के बारे में अभी अब अगले इलेक्शन तो का आप सोच भी नहीं सकते। ठीक, यही दुविधा है पवन जी। जातीय समीकरण एक तरफ, दूसरी तरफ उतना अच्छा मैनेजमेंट, उतना अच्छा फंड डीके शिव कुमार जी का। नहीं, कोई दुविधा नहीं। फंड के मामले में तो भाजपा सबसे आगे है। फंड की बात तो कैसे आता है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से, तो फंड की तो बात ही मत करिए। दूसरा जो बात कर रहे हैं अभी आदरणीय भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जी जो बोल रहे थे, टैलेंट देखने को मिलता है, बिना मार्कशीट वाला टैलेंट सबको ही देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। आपने टैलेंट देखा, जय शाह का टैलेंट देखिए, अभी बिहार में जो स्वास्थ्य मंत्री बने उनका टैलेंट देखिए, तो बहुत सारे टैलेंट समझ में आ रहे हैं। और अगर कांग्रेस पार्टी का कोई नेता बयान देता तो लगता है बाप रे आ गया। और आपके भारतीय जनता पार्टी की जब लोग बयान देते हैं तब उस बयान का क्या होता है, तब उस बयान का, सुब्रमण्यम स्वामी वाले बयान की कोई वैल्यू नहीं होती है। पेपर की कटिंग देखिए तो पेपर तो बहुत सारी न्यूज निकलती है। सुब्रमण्यम स्वामी जी के बयान अगर निकालने लगेंगे तो बहुत सारी असुविधा हो जाएगी। पार्टी के कुछ मामले अंदरूनी मामले होते हैं। स्वामी जी जो है वो बोलते रहते हैं कि फला आदमी मूर्ति चोर है, फला आदमी मूर्ति की तस्करी करके बेचता है। उनके बयानों को छोड़ दीजिए ना, लाएंगे तो बहुत सारी चीजें असुविधा हो जाएंगी। ट्रंप के बयानों को भी छोड़ दे, उनको बयानों को, सिर्फ मोदी जी के बयान को रखे, भाजपा के बयान को, बाकी सबके बयान की कोई वैल्यू नहीं। लाल जी सुना ही दीजिए सुब्रमण्यम स्वामी का बयान। वही बोल रहे हैं, तब सुब्रमण्यम स्वामी का बयान सुना ही दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ कि उनके बयान को छोड़ दीजिए। क्या क्या बोला है उन्होंने, क्या क्या बोलते रहते हैं, हम सब जानते हैं। वही तो बोल रहे हैं ना, तो कैसे उसमें चुप कैसे सुन क्यों लेते हैं? ठीक है, ठीक है। और आप अभी कह रहे थे ना डिग्री के बारे में, पवन पटेल जी डिग्री के बारे में बोल रहे थे ना, संविधान में व्यवस्था कर दीजिए कितनी डिग्री में विधायक, कितनी डिग्री में मंत्री, कितनी डिग्री में सांसद, कितनी डिग्री में पीएम, कर दीजिए संविधान में व्यवस्था। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो ये व्यवस्था नहीं की थी ना, कितनी डिग्री में कौन बनेगा। ठीक है, ऋषभ तिवारी जी। अम्बेडकर तो आज खुद ही चिंतित होंगे। बाबा साहब अम्बेडकर की 2 विधानसभा विधायकों में 7 राज्यसभा सांसद कैसे हो गए। ठीक है, ऋषभ तिवारी जी, आपका काउंटर। ऋषभ तिवारी जी। सर, बाबा साहब अम्बेडकर बेशक चिंतित होंगे। चिंतित इसलिए होंगे कि जिस संविधान को निर्माण करके उन्होंने देश को दिया, उसी बाबा साहब को हराने का काम कांग्रेस ने किया। वो बेशक चिंतित होंगे। वो इसलिए चिंतित होंगे कि 1975 1977 में मीसा लगाकर लोकतंत्र की गला घोटने वाली अगर कोई थी तो वो कांग्रेस थी। बेशक वो चिंतित होंगे। इसलिए चिंतित होंगे कि मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाकर बाकायदा एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन सोनिया गांधी जी बन जाती है। और बेशक वो चिंतित होंगे कि कहां से कहां चली गई, कर्नाटक से बहस शुरू हुई और कहां तक बहस चली गई। जल्दी से काउंटर कर लीजिए अगर पवन जी करना चाहते हैं। जल्दी से समय समाप्त करें। इनको दे रहा हूं कि एक सबसे ज्यादा चंदा वोट, अरे वोट भी हमें मिलता है, चंदा भी हमें मिलेगा, क्योंकि देश को समर्पित हमें, परिवार के प्रति समर्पित हम नहीं। अब अभी इंतजार ये है कि कर्नाटक की कमान आगे किसको दी जाएगी, उस पर फिर हम लोग बहस करेंगे। शुक्रिया फिलहाल पवन जी जुड़ने के लिए, शुक्रिया ऋषभ जी जुड़ने के लिए, शुक्रिया ज्योति हमारी संवाददाता जुड़ी थी और विनोद जी भी जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।